क्या मांगे मजदूर किसान? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान। नमस्कार। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा के इस मुख्य द्वार पर आयोजित आयुध कर्मचारी संघ के तत्वाधान में पूरी बैठक में पट्टा है सामने जाके यूनियन के सम्मानित अध्यक्ष भाई संतोष जी, सम्मानित मंत्री पंकज ठाकुरे जी, हमारे महासंघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेश विशेन जी, हमारे साथ अभी मंच पर बैठे थे कार्य समिति के सचिव भाई श्रीकांत इंगले जी, हमारे यूनियन के तमाम सारे पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी के सदस्यगण, निर्माणी में निर्वाचित कार्य समिति के सदस्यगण, जेसीएम के सदस्यगण तथा निर्माणी के सम्मानित कर्मचारी भाइयों और बहनों, आज नए वर्ष में पहली मीटिंग है निर्माणी के इस द्वार पर। मैं अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नया वर्ष आप सबके जीवन में खुशहाली लाए, उमंग लाए। वर्ष 2024 जो कैलेंडर वर्ष है 1 जनवरी 2024 से शुरू हुआ है, उसके लिए आप सबके लिए शुभकामनाएं। हम सब एक ऐसे वातावरण में यहाँ खड़े हैं जहां बहुत सारी चीजें हमको ध्यान में आएंगी। हम वर्तमान को देखेंगे, हम भविष्य को देखेंगे और हम निश्चित रूप से भूतकाल में भी जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। हम सब एक ऐसे वातावरण में काम कर रहे थे जब हमें कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना था। समस्याएं कोई छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। समस्याएं सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा की नहीं है, सिर्फ आयुध निर्माणी संगठन की नहीं है, सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्रीज की नहीं है। देश के अंदर जितने भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन सब की समस्याओं के ऊपर हम सबको ध्यान देना चाहिए और तब हम सब किसी न किसी राह तक हम पहुंच सकेंगे, किसी न किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकेंगे। लेकिन परिस्थितियां क्या है कि हमको घुमा करके फिर से खड़ा करती हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बात करें। नई पेंशन योजना 22 दिसंबर 2003 को लाई गई। जो सरकार थी, हम लोग भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल न्यूट्रल लोग हैं। राजनीतिक रूप से हम किसी राजनीतिक दल के पिछलग्गू नहीं हैं कि वो कोई भी काम करे और हम उसका समर्थन करें। राजनीतिक पिछलग्गू नहीं होने के कारण हम सरकार की नीतियों का रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन करने वाले लोग हैं। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हम उसका समर्थन करते हैं। हम ट्रेड यूनियन में वे लोग नहीं जो किसी अच्छे काम को भी तारीफ नहीं कर सके। ये दूसरों की मजबूरी है। उनका नारा है ना कि चाहे जो काम करो अच्छा, तो भी हमारी मजबूरी है कि हम अच्छा नहीं कर सकते। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। देश के अंदर कहीं भी अच्छा काम होगा, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा होगा, किसी भी सरकार के द्वारा होगा, अगर अच्छा काम है तो हम निश्चित रूप से उसकी सराहना करेंगे। और खराब काम है तो कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार अगर उसको खराब काम करेगी, हम उसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। और ये हमने किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस लेकर के आती है। एक नए तरह के वातावरण में कर्मचारियों का विभेद किया जाता है। एक ऐसे कर्मचारी जो 1/1/2004 के पहले भर्ती हुए, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी, और जो 1/1/2004 के बाद भर्ती हुए, उनको न्यू पेंशन स्कीम मिलेगी। कर्मचारियों में दो तरह के विभक्तिकरण किया गया। हमारे मंत्रालय के अंदर, रक्षा मंत्रालय में, जो सेना में जो लोग हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी, और जो सेना के बाहर के लोग हैं उसको न्यू पेंशन स्कीम मिलेगी। इन परिस्थितियों को हम सब ने समझा और हमने इसका पूरा विरोध किया। हमने ये नहीं देखा कि उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, वो किस दल और लोगों से जुड़े हुए हैं।
उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। हमने ये देखा कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है, इसके लिए हमने संघर्ष किया। और यहाँ जब दूसरे लोग ये कहते थे, अभी कुछ दिनों पहले आपने कुछ बड़े अपने ट्रेड यूनियन लीडर्स की बातें सुनी होंगी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमको तो सरकार ने ये कहा था कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, हम इसको समझ नहीं पाए। लेकिन हम किसी गफलत में नहीं रहे, हम किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हुए। हमारा बरन गांव के अंदर अधिवेशन था 2007 में, हमने उस अधिवेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया और वो रेजोल्यूशन था कि ऐसी कोई स्कीम हमें स्वीकार नहीं जो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के अधिकारों को हमें नहीं देती हो। हम सिर्फ और सिर्फ सीसीएस पेंशन रूल्स के सभी अधिकारों को चाहते हैं, इसलिए 2007 में हम इसको लेकर के आते हैं, इस रेजोल्यूशन को, और सरकार के सामने पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है। हमारे साथियों ने कहा कि हमारे सामने एक टेंट लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं INDWF के और AIDF के। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ प्रश्न मेरे मन में आते हैं, उनसे आपको साझा करता हूं। आज जो इस टेंट के अंदर दिख रहा है, लाल झंडे और तिरंगे झंडे के लोगों को एक साथ एनपीएस का विरोध करते देखते हुए, क्या आपको 2004 की याद दिलाता नहीं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की अल्पमत की सरकार थी और उस सरकार को हमारे कम्युनिस्ट साथियों ने पार्लियामेंट के अंदर समर्थन किया था। कांग्रेस और कम्युनिस्ट 2004 में एक साथ खड़े थे, 2024 में एक साथ बैठे हुए हैं। 2004 में 4 साल तक कम्युनिस्ट कांग्रेस के साथ थे, इस एनपीएस का विरोध नहीं करते, इस एनपीएस का स्क्रैप करने की बात नहीं करते। 2024 में आकर के उनको समझ में आता है, जब मेंबरशिप का वेरिफिकेशन होने वाला है, तब उन्हें समझ में आता है। जब पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले होते हैं, जहां इनके आकाओं के मन में एक इच्छा रहती है कि सरकार का परिवर्तन करना है, सरकार में बदलाव लाना है, सरकार की नीतियों में बदलाव लाने की बात नहीं करते। सरकार की नीतियों में अगर बदलाव लाने का इनके मन में प्रश्न होता, तो 2004 से लेकर के 2008 तक, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार को पार्लियामेंट के अंदर समर्थन दे रहे थे, तो क्या विरोध नहीं कर सकते थे? कोटा कानून को समाप्त करा सकते थे, तो क्या एनपीएस को समाप्त नहीं करा सकते थे? तब तो पार्लियामेंट के अंदर पीएफआरडीए भी नहीं आया था, तब तो सिर्फ एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस के द्वारा ये न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी, लेकिन नहीं कर सकते थे। जैसे आज ये बैठ करके हम सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही तब भी ये विरोध करते थे। और पीएफआरडीए के जो इंटरिम बोर्ड ऑफ ट्रस्ट बना था, उसमें हमारे सबसे बड़े नेता कामरेड उमराव मल पुरोहित, जो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, हिंद मजदूर सभा के सबसे बड़े नेता थे और नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो हम कर्मचारियों की तरफ से उस पीएफआरडीए में इंटरिम ट्रस्ट में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी थे। कहां से विरोध करते, कैसे विरोध करते? तो क्या कर्मचारी इन बातों को भूल पाएगा कि जो 2004 में समय रहते इस एनपीएस को स्क्रैप नहीं किए, वो 2024 में ऐसे झूठे और सिर्फ दिखाने के, एक दिखावे के वातावरण में काम कर रहे हैं। ये इनका वास्तविक उद्देश्य क्या है? लेकिन अच्छा है, इस सरकार के सामने जब हम खड़े होकर के विरोध करते हैं, 22 नवंबर 2023 को दिल्ली के अंदर, 17 नवंबर 2022 को हम विरोध करते हैं दिल्ली के अंदर, तब जबकि कोई भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन हिम्मत नहीं कर सका कि इस प्रचंड बहुमत की सरकार के सामने कोई ट्रेड यूनियन खड़ी हो। हम विरोध करते हैं, हम विरोध करते हैं अटल जी की समाधि स्थल पर जाकर के और कहते हैं कि ये सरकार मजदूर विरोधी है, इसकी औद्योगिक नीतियां और श्रम नीतियां मजदूर विरोधी हैं। दुनिया के अंदर जब सारे ट्रेड यूनियंस के बारे में प्रश्न उठने लगे हैं कि ट्रेड यूनियन का दायरा बहुत सिकुड़ता जा रहा है, बहुत सीमित होता जा रहा है, तब भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता अलग लगाते हैं कि राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। और आज देखिए कि आप सबके बीच में कैसे शान के साथ हम कह सकते हैं, हम ये ईमानदारी और विश्वसनीयता के साथ कहते हैं
कि हम क्यों आपका समर्थन मांगते हैं। हमको समर्थन इसलिए चाहिए कि हम जब भारत सरकार के सामने अपनी बात रखें तो ये लगे कि भारतीय जनमानस भारतीय मजदूर संघ के साथ है, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के साथ है, उसकी यूनियन के साथ है। अगर हम कोई बात रखते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा के प्रत्येक कर्मचारी की आवाज भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं और इन समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए अगर कोई ईमानदार और सशक्त प्रयास करता है तो वह भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ है और भंडारा में आकर के आयुक्त कर्मचारी संघ है। हम इसलिए समर्थन चाहते हैं। हमारी ताकत आप हैं, आपकी ताकत की बदौलत हम अपनी ईमानदारी से, हम अपनी पारदर्शिता के साथ सरकार तक अपनी बात रखते हैं। अगर हम कारपोरेशन का विरोध करते हैं तो एकदम सशक्त रूप से करते हैं, ऐसा नहीं कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। हमने इस पूरे आंदोलन में एक धुरी के रूप में काम किया। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का एक कार्यकर्ता होने के नाते, महामंत्री होने के नाते हमने कहा था कि इस आंदोलन में सबका साथ लेंगे, न कि खुद भागेंगे न किसी को भागने देंगे। और हमने दिखाया कि भारतीय मजदूर संघ का एक एक कार्यकर्ता इस हठधर्मी सरकार के सामने पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा। हमारी आवाज को रोकने के लिए भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा। हमारे आंदोलन को रोकने के लिए उसको ईडीएसए जैसा काला कानून लाना पड़ा और वो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता थे। दूसरे लोग जब डर रहे थे तो हमने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, हम संवाद से लेकर के संघर्ष तक करने वाले लोग हैं। और भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने यह दिखाया। सरकार के सामने हमने वार्ता की, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव और उन सारे लोगों के साथ वार्ता की जिन्होंने वार्ता करना चाहा। सड़कों पे उतर करके संघर्ष किया, हड़तालें की और ऐसी जगह पे लोगों का साथ दिया जहां हमारे परस्पर वैचारिक मतभेद थे। हम ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के साथ, हम INDWF के साथ नहीं खड़े होते थे। हमारे वैचारिक मतभेद थे, हमारी कार्यप्रणाली में अंतर था, लेकिन मजदूरों को हितों को संरक्षित करने के लिए ये जरूरी था कि हम अपने मतभेद को भुला करके, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भुला करके हम सब संघर्ष करें। और लेकिन हम सफल नहीं होते इस कारण कि कुछ लोगों को एक गलतफहमी हो जाती है कि वो सरकार का समर्थन करेंगे तो सरकार में बैठे हुए लोग उनको या उनके भाई भतीजों को किसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सकते हैं या MLA और MP का टिकट दे सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के मन में कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रह सकता। भाजपा का एक भी व्यक्ति भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं हो सकता। उसको चुनना होगा या तो भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक दल चुने या भारतीय मजदूर संघ चुने। हमने भारतीय मजदूर संघ को चुना है। हम जानते हैं कि राष्ट्र को परम वैभव की तरफ ले जाने के लिए भारतीय मजदूर संघ का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम भागे नहीं। हमने पूरी कोशिश की कि हमारे साथी भी भागने न पाए, लेकिन उनके नेत स्वार्थ थे। उनकी वजह से मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन उनसे प्रश्न तो पूछना चाहता हूं ना कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जब भारतीय मजदूर संघ खड़ा है इस आंदोलन में तो आपको क्या जरूरत थी इस कारपोरेशन को समर्थन करने के लिए? कोई आवश्यकता नहीं थी। सारे कर्मचारी जगत की निगाहें शर्म से झुकी हुई थी उस दिन, जिस दिन आपने रक्षा मंत्रालय के अंदर सरकार का समर्थन किया। बात ये भारतीय मजदूर संघ या AITF INDWF की नहीं है, बात ये ट्रेड यूनियंस की विश्वसनीयता की है, ट्रेड यूनियंस की पारदर्शिता के ऊपर है, हमारी सत्य निष्ठा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा कि क्या ट्रेड यूनियन के हम लोग ऐसे ही अपने कर्मचारियों के साथ गद्दारी करते रहेंगे? भारत माता की क्या यही हमको बताया गया? ये हजारों और लाखों कर्मचारी हमारी एक आवाज पर दसियों दिन तक दिन रात बिना खाए पिए समर्थन में थे। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं कि नहीं मेंबर हैं, वो एसोसिएशन के मेंबर हैं या JWM हैं या किसी अन्य पद पे हैं। उन्होंने हमको पूरा समर्थन दिया। तो क्या हमको जरूरत थी हम सरकार का
समर्थन हासिल करते। हम मजदूर के लोग हैं, मजदूरों के द्वारा हमको सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का समर्थन चाहिए था, और यही मजदूरों का समर्थन आज भी हमको जरूरत है। सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी। इस देश ने बहुत सारी सरकारों को आते हुए और जाते हुए देखा है, लेकिन हम ट्रेड यूनियन के लोगों की अपनी जिम्मेदारी है, उससे भाग नहीं सकते। हम जब सड़कों पर उतर के संघर्ष कर रहे थे और सफल नहीं हुए, तो हमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और हम कोर्ट में कर गए ईडीएसए के खिलाफ, उस काले कानून के खिलाफ जिसमें कहा गया था कि अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज या डिफेंस के अंदर आप हड़ताल करेंगे तो 1 साल की सजा होगी और जुर्माना होगा। अगर आप हड़ताल का समर्थन करेंगे तो आपको दोगुने समय की जेल और दुगना जुर्माना होगा। उस ईडीएसए कानून के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं और एक एसएलपी दायर करते हैं। उस एसएलपी में हम अपनी बातों को रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ईडीएसए के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में जाइए। फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ये कहता है कि आपकी जो रिट है इनफेक्चुअस हो जाती है, क्योंकि ये ईडीएसए का कानून सिर्फ 1 वर्ष के लिए बना है और ये 1 वर्ष हो गया, सरकार इसको आगे नहीं बढ़ाती है। तो इस तरह से भारतीय मजदूर संघ और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से महसूस करता है। दूसरी तरफ जब हम इस आंदोलन में कूद पड़े थे और हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहे थे कि आयुध निर्माणियों का वास्तविक स्वरूप में बने रहना राष्ट्र हित में जरूरी है। हमारे ध्येय वाक्य में लिखा रहता था राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित, तो उसमें राष्ट्र को हमने प्राथमिकता दी। हमसे सेक्रेटरी बार बार कहते थे कि आप बताओ आप मजदूरों के लिए क्या चाहते हो। हमके मजदूरों के ब्रेड बटर की लड़ाई नहीं है, कर्मचारी नेताओं के किसी सुख सुविधा की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आयुध निर्माणियों का वास्तविक इसी स्वरूप में बने रहना जरूरी है। ये लड़ाई इस बात की है। आप लड़ाई को बहुत छोटे पैमाने पे ले जाना चाहते हो, आप हमसे ब्रेड बटर के बारे में पूछना चाहते हो, हम राष्ट्र के इरादे में बात करना चाहते हैं। और तब हाई कोर्ट में यह मामला जाता है। हम हाई कोर्ट दिल्ली में जाते हैं, इस कारपोरेशन के अगेंस्ट में एक संघर्ष करते हैं और हाई कोर्ट दिल्ली ये कहता है वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिजॉइंडर्स दाखिल किए जाते हैं उनको हाई कोर्ट पढ़ता है और हाई कोर्ट ये कहता है कि भारत सरकार ने जो आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इससे हम संतुष्ट हैं और भारत सरकार को अधिकार है कि वो नीतिगत फैसले ले सके, इसलिए यहां पर यह मामला समाप्त किया जाता है। हमको सरकार के एफिडेविट की हम बात नहीं करते। हाई कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट में कहा, उसके अपने जजमेंट में जो 3 अगस्त 2023 को निकला, उसके पैरा नंबर 38 में लिखा उन्होंने कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। This court does not find any reason to interfere with the policy decisions of the government of India, especially in light of the fact that the interest of employees has already been protected. Therefore, no case for interference is made out in the present case. ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। हम ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरह से नहीं बात करते कि हमने मद्रास हाई कोर्ट में केस लगाया, रिट पिटीशन नंबर 19,674 2021 में। आप 19,674/2021 एआईडीएफ का केस है, इसको सर्च करिए। आप सबके हाथ में आज स्मार्टफोन है, अभी आप चेक करके देखिए। इसमें लेटेस्ट पोजीशन जो लिखी होगी एआईडीएफ के केस के बारे में, वो है 10 नवंबर 2021, अगली तारीख है। ये क्या 2021 चल रहा, 22 चल रहा, 23 चल रहा, 2021 की नेक्स्ट डेट है। इसका मतलब कि कुछ बात ऐसी है जो उनके अपने कार्यकर्ताओं से छुपाई जा रही है। हमको विश्वास में लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हम उनके विरोधी हों, हम उनके आलोचक हों, यह हमारे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के हजारों हजार कार्यकर्ता हैं।
जैसे आप हमारे कार्यकर्ता हैं, आप हम पे विश्वास रखते हैं, ऐसे जरूरी है कि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के कार्यकर्ता अपने लीडर से पूछें, आप बताओ कि ये ऐसा नेट पे लिख करके क्यों आ रहा है? हाई कोर्ट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 2021 अगली तारीख है, अक्टूबर 2021 में। इसके बाद क्या हुआ? और आप बार बार ये बताते हो कि गवर्नमेंट ने अपने रिजॉइंडर में ऐसा लिखा। गवर्नमेंट के रिजॉइंडर्स का कोई वैल्यू नहीं है। आज कुछ और लिखेंगे, कल कुछ और लिखेंगे। हाई कोर्ट ने क्या लिख करके दिया आपको कि आपकी सेवा शर्तें सुरक्षित रहेंगी? या हाई कोर्ट दिल्ली ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के जजमेंट में लिखा, हमारे मुकदमे में लिखा 3 अगस्त 2023 को। यह विश्वसनीयता की बात है। अगर हम कुछ कह रहे हैं तो पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। मैंने आलोचनाओं में न जाते हुए, लेकिन कुछ प्रश्न है कार्यकर्ताओं के मन में। कार्यकर्ताओं के मन में यह है कि लाल झंडे ने एक सर्कुलेट किया है एक बुकलेट, उसमें अपने इतिहास की बातें लिखी हैं कि हम 1955 में पहले फेडरेशन बन करके आए और हमारे साथ गद्दारी करके INDWF बना। INDWF ने गद्दारी की या नहीं की, ये जवाब देना INDWF का काम है, जिनके कार्यकर्ता है आज यहां इनके साथ बैठे हुए हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जहां से आप इतिहास निकाल करके लाते हो, वहां यह लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन पहला फेडरेशन नहीं था जो 1955 में बना। भारत के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रीज में पहला फेडरेशन 1946 में बना था, ऑल इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज फेडरेशन। ऐसे ही दूसरा फेडरेशन MES के एम्प्लॉइज का फेडरेशन था और तीसरा फेडरेशन था अकाउंट सर्विसेज के लोगों का। ये तीनों फेडरेशन 1946 में बन चुके थे। आप 1955 में बने और मान्यता मिली। 4 साल के बाद इंटरकॉम INDWF को मान्यता मिली। 1955 से लेकर के इंटरग्रेड रेशियो, जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय के इंटरग्रेड रेशियो की, कि इंटरग्रेड रेशियो परिवर्तित होना चाहिए। 1955 से लेकर के 16/10/81 को इंटरग्रेड रेशियो रिवाइज हुआ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज का। कितने साल लगे आपकी मान्यता के बाद इंटरग्रेड रेशियो बनने में? भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को मान्यता मिली 3 फरवरी 2000 को, और हमारे मान्यता मिलने के बाद सरकार कौन सी थी ये मायने नहीं रखता, हमने 20 मई 2003 को इंटरग्रेड रेशियो रिवाइज कराया। उसको न केवल 20/5/2003 से रिवाइज कराया, बल्कि 1196 से उसको बैक डेट से इंप्लीमेंट कराया। ये हम काम करके आए। आप काम की बातें आप बताते हो, जब 70 साल से आप उनके परिचय को पढ़िए। उन्होंने एक मामले में कहा कि इस मुद्दे को हम 55 साल तक संघर्ष किए। यह उपलब्धि नहीं है। हमारा मानना है कि ट्रेड यूनियन में कुछ लोग ऐसे हैं जो समस्याओं का समाधान नहीं होने देना चाहते, जो चाहते हैं कि समस्याएं बनी रहें तब तक जब तक कि कोई अगला मुद्दा ना आ जाए। क्योंकि कर्मचारी की अगर समस्याएं नहीं रहेंगी तो कर्मचारी उनका साथ नहीं देगा। और भारतीय मजदूर संघ का यह मानना है कि समस्याओं का समाधान किया जाए। समस्याओं के साथ हम जीवित रहने वाले लोग नहीं हैं। हम मरीज नहीं चाहते, हम मरीज का इलाज करके उसको स्वस्थ बनाना चाहते हैं। यह बुनियादी फर्क है हमारे में और उनमें। हम 55 साल तक लेकर नहीं चलना चाहते समस्याओं को। ऐसे ही दूसरी बातें आप उसमें लिखते हैं कि हर मामले का समाधान हमने हड़ताल करा के कराया। सरकारी क्षेत्र में हम काम करने वाले लोग हैं। जो समस्याएं हमारी हैं, जो सुख सुविधाएं डिफेंस के कर्मचारी की हैं, भारत सरकार के निर्णय डिफेंस पे भी लागू होते हैं, रेलवे पे भी लागू होते हैं, पोस्टल और फाइनेंस पे भी लागू होते हैं। तो जो हड़तालों का जो औचित्य है, 21/5/2003 की हड़ताल से शुरू करता हूं। वर्ष 2 जब भाजपा की सरकार थी उस समय से मैं हड़तालों की बात करता हूं कि हड़तालें कब और कैसी होती हैं। 21 मई 2003 को यह हड़ताल करते हैं। उसके ठीक एक दिन पहले भारतीय मजदूर संघ सरकार के साथ
20 मई 2003 को इंटरग्रेड रेशियो लेकर के आता है और ठीक करा चुका होता है। इस इंटरग्रेड रेशियो की लड़ाई क्या रेलवे में 21 मई 2003 को हड़ताल हुई थी? रेलवे में 21 मई 2003 को कोई हड़ताल नहीं हुई थी। फिर 7 सितंबर 2010 को एक हड़ताल हुई डिफेंस के अंदर, सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में, सीओडी में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, 7 नवंबर 2010 को। लेकिन रेलवे का चक्का 1 घंटे के लिए जाम नहीं हुआ। क्या वहां नाइट ड्यूटी अलाउंस की सीलिंग के लिए कोई हड़ताल की गई थी? नहीं की गई थी। यहां हर मुद्दे में हड़ताल बताते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इनके ही पर्चे की बात करता हूं, जो इनके पर्चे में लिखा है कि हमारी ये उपलब्धियां रही, हमारे संघर्ष का नतीजा था। तो तुम्हारे सबसे बड़े नेता तो रेल में बैठते थे। नेशनल काउंसिल जेसीएम के लीडर और सेक्रेटरी दोनों रेल से थे। दोनों के नेता इंटक से थे और एआईडीएफ के भी नेता वहां थे। तो ये हड़तालें रेल में क्यों नहीं हुई? फिर 28 फरवरी 2012 को हड़ताल हुई डिफेंस के अंदर। फिर 20 फरवरी और 21 फरवरी 2013 को हड़ताल हुई। क्या रेल में हड़ताल हुई? उसके बाद 7 सितंबर 2015 को एक हड़ताल हुई सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की। 7 सितंबर 2015 की हड़ताल से ठीक पहले भारतीय मजदूर संघ उस हड़ताल से वापस आता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के लेबर मिनिस्टर और लेबर सेक्रेटरी ये लिख करके देते हैं कि आपकी बोनस की सीलिंग में हम परिवर्तन करने वाले हैं और पहली बार 100% इनहेंसमेंट होता है। 3,500 रुपए से बढ़ा करके बोनस को 7,000 रुपए किया जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ था? 2,500 की सीलिंग भी 3,500 की गई। किसके समय में? उसका श्रेय प्रधानमंत्री के रूप में जो व्यक्ति रहा उसका हम लेना नहीं चाहते, लेकिन हम पॉलिटिकल न्यूट्रल लोग हैं। हमको लोग बताते हैं कि हम पॉलिटिकल एजेंट का काम करते हैं। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि यहां कोई नेता आके बोल गए कि ये पॉलिटिकल पार्टी के दलाल लोग हैं। जो इतने बड़े नेता जो सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, इनकी सरकार तो नहीं रहती है। वामपंथियों की सरकार 70 साल में एक बार रही कुछ समय के लिए, लेकिन सारी समस्याओं के समाधान का श्रेय ये लेते हैं। तो मेरे दोस्त लोग बताते थे कि बिल्ली कभी गाय भैंस नहीं पालती है, लेकिन मलाई खाती है। गाय भैंस पालने का काम ग्वाले करते हैं, तो गाय भैंस कोई और पालेगा और हमारे कामरेड साथी ऐसे ही मलाई खाएंगे और बताएंगे कि सारा काम हम कर रहे हैं। कोई गलतफहमी मत रही। हम लोग बहुत आदर और सम्मान के साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। आप हमारी बखिया उधेड़ने का काम करते हैं, हमको अपमानित करने का काम करते हैं। आप बताओगे कि हम 60 साल 70 साल से यहां काम कर रहे हैं। जेसीएम के अंदर बैठ करके तय करते हैं रक्षा मंत्रालय में कि अब जेसीएम 4th लेवल पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे पार्टिसिपेशन होगा। क्यों होगा भाई? जब पहले पिछले इतने वर्षों से जेसीएम में 2-2 सीटें मिली हुई हैं मान्यता प्राप्त महासंघों को, तो और 2 सीट मिली है वर्क्स कमेटी को, तो आप फिर इसको विवाद क्यों पैदा करना चाहते हैं? उनको गलतफहमी होती है कि भारत सरकार के सामने ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन जो भी बात रखेगा, सरकारी अधिकारी उसको मानने को मजबूर होंगे। हमने कहा कि अब ऐसा चलने वाला नहीं है। आपके दिन गए ऐसे। जो कानून सम्मत होगा सिर्फ और सिर्फ वही की करने दिया जाएगा। डिफेंस सेक्रेटरी के सामने हमने बात रखी कि अगर जेसीएम की स्कीम में वर्क्स कमेटी का कहीं जिक्र हो तो आप वर्क्स कमेटी का प्रतिनिधित्व दीजिए। अगर ये लाल झंडे के लोग कहते हैं कि जेसीएम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चलेगी, तो फिर वर्क्स कमेटी नहीं रहेगी और नहीं रहने दिया सिर्फ और सिर्फ इस लाल झंडे की जिद की वजह से। इनकी मनमानी नहीं चलने देनी है। आप देखिए हर मामले में ये ऐसे ही करते रहे। हम सब क्यों साथ में आके काम करते? क्योंकि हमको एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना था, हमको अपने निर्माणियों को बचाना था। इन परिस्थितियों में हम लोग काम करने वाले लोग, हमारे कार्यकर्ताओं के पास बहुत बड़े बड़े काम थे। हमारे कार्यकर्ताओं का अपमानित करना, उत्पीड़न कराना, ये
तमाम सारे ट्रेड यूनियंस की फितरत में शामिल रहा। हमने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की समस्या को लेकर के एमईएस कलाईकुंडा में काम किया। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का, रेगुलर वर्कर्स को छोड़ दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की समस्या के लिए हमारे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज की पेनाल्टी इंपोज की गई 2018 में। हमको 5 साल लगा संघर्ष करने में। 5 साल के बाद हम उसको लेकर के आए वापस नौकरी पे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की समस्या हमारे कार्यकर्ता ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देव रोड में उठाया। अशोक थोराट को वहां उत्पीड़ित किया गया। हमारे एडीआरडी आगरा के अंदर वर्क्स कमेटी के हमारे नेताओं ने डीआरडीओ में व्याप्त समस्याओं को जब उठाया तो हमारे 3 कार्यकर्ताओं को ट्रांसफर किया गया। हमको 5 साल लगा उनके ट्रांसफर को वापस लाने के लिए। आज मैं आप लोग के बीच में आया तो पता चला कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा में भी ऐसे ही है। हमारा एक कार्यकर्ता कार्य समिति सदस्य दीपक, उसको कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए बाहर जाने के नाम पर उसका 3 साल के लिए इंक्रीमेंट बंद करते हैं। वो कोई बिजनेस करने बाहर नहीं गया था, लेकिन कुछ चमचागिरी करने वाले लोग, चापलूस लोग ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता जीएम और डीडीजी को गुमराह करते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कराते हैं। लेकिन ये भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता है। आज आपने एक दीपक को उत्पीड़ित किया है, हजारों हजार दीपक यहां तैयार हो जाएंगे जो अपने उत्पीड़न के तैयार रहेंगे। लेकिन जो कर्मचारियों के लिए काम करेगा, ऊपर वाला उसको मदद देगा। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि ऐसे कर्मचारियों के हित में काम करने वाले हजारों और सैकड़ों दीपकों का कोई बाल पाका नहीं कर सकता। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते आपको आश्वस्त करता हूं, हमारे एक एक कार्यकर्ता आपके समस्याओं के समाधान के लिए लगे रहेंगे। इन उत्पीड़नों से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपने बीच के इन आस्तीन के सांपों को भी पहचानना जरूरी है। समय आ गया है कि आप नीति निर्धारक हैं। आज की तारीख में आप जिसको ताकत देंगे, आपने 3 फरवरी 2010 को हमको ताकत दी थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा के अंदर हम नंबर 1 पर आए थे। फिर आप हमको नंबर 1 पे बनाइए। यहाँ के प्रत्येक कर्मचारी की आवाज हमारी आवाज होनी चाहिए। यहाँ के प्रत्येक कर्मचारी का हाथ हमारे हाथ में होना चाहिए। तब भारत सरकार के सामने हम जाकर के कह सकेंगे कि आयुध निर्माणियों का निगमीकरण न कल प्रासंगिक था, न आज प्रासंगिक है, न कल प्रासंगिक होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बारे में पुनर्विचार करने के लिए एसबीआई कैपिटल को जो काम दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को फिर से कारपोरेशन से वापस डिपार्टमेंट रन बनाना चाहिए। आने वाले समय में हम लोग ऐसा करेंगे कि सरकार को मजबूर होना पड़े। हम तत्काल लाभ के लिए बात नहीं करते। आप विश्वास रखिए, एनपीएस को एक न एक दिन समाप्त होना पड़ेगा। हमारे आंदोलन से हो या किसी के आंदोलन से हो, एनपीएस रहने नहीं पाएगी। भारतीय मजदूर संघ ने एक रेजोल्यूशन पास किया अपने पटना के केंद्रीय कार्य समिति के अंदर कि सभी कर्मचारियों को, कोई भी कर्मचारी हो, उसके अपने अंतिम मूल वेतन के 50% से कम उसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। हम तो फिर भी केंद्र सरकार के कर्मचारी रहे। हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अब आपके हाथ में है, सारी ताकत आपके पास है। आप अगर हमको अपना समर्थन देते हैं, जैसा कि आपने पहले भी दिया था, तो हम विश्वास दिलाते हैं हम कोई गुमराह करने का काम नहीं करेंगे। हम ट्रेड यूनियन की वो भी प्रैक्टिस नहीं अपनाते हैं जिसमें हमेशा कर्मचारियों को और कार्यकर्ताओं को भ्रम में रखा जाए, कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं को भयभीत रखा जाए। हर समय कर्मचारियों के सामने एक बात रखी जाती है, बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, ताकि आप भयभीत रहें और ऐसी ट्रेड यूनियंस के पीछे पीछे घूमते रहें। उनके हितों को लाभ पहुंचाने के लिए आपकी गुलामी जरूरी है उनको। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि आप भारतीय मजदूर संघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से संबद्ध इस यूनियन आयुध कर्मचारी संघ के साथ खड़े होइए। जब कभी आपको अवसर मिलता है, आप अपना समर्थन हमको दीजिए। आपकी समस्याओं के समाधान के बारे में
एक विश्वास है और वह विश्वास है भारतीय मजदूर संघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ। मेरी शुभकामनाएं आप तक हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की